तो बच्चों ये है हमारा मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाकर पहले वो देख लेना, वरना ये वाली वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं आज की इस वाले टॉपिक की। देखो अभी तक हम लोग काफ़ी चीज़ें मनी एंड बैंकिंग में पढ़ चुके थे। जो हमारा एक चीज़ रह गया था वो ये था कि कमर्शियल बैंक जो है वो मनी क्रिएट कैसे करता है। ठीक है, तो इसको हमें समझना है। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जो कि हमारी भाई कल वाली वीडियो के अकॉर्डिंग चलेगा। हमने ये माना था उस टाइम पर कि जो SBI है उसके पास में हमने ये सोचा था कि उसके पास 1000 रुपीज़ है। ठीक है, ये वही लास्ट वाला कल वाला एग्जाम्पल है। हमने ये माना कि इसने 800 रुपये को लोन के लिए यूज़ किया और बाकी जो 200 रुपये थे, ठीक है, उसको एज अ LRR इसने अलग रख दिया था, साइड पोर्शन कर दिया। अब ये हमें पता चल चुका है कि SBI के पास 800 रुपये है लोन पे देने के लिए। अब ये इस 800 से मनी क्रिएशन कैसे करता है ये देखना है। देखो मान लो ये 800 रुपये कोई एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है अभिषेक। ठीक है, अब अभिषेक ने क्या किया, अभिषेक जाता है SBI में और बोलता है सर मुझे लोन चाहिए। ठीक है, और जब भी कोई लोन लेता है तो उसके बदले वो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं कोई चीज़ गिरवी रखना, गोल्ड या कोई भी चीज़। ठीक है, तो अभिषेक ने एग्जाम्पल के लिए कोई चीज़ गिरवी रखी और उसके बदले लोन लिया। जब वो लोन लेगा तो उसको स्टार्टिंग में जो लोन मिलेगा वो 800 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि SBI के पास इतने ही पैसे हैं किसी को लोन देने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अभिषेक को मान लो उसने 800 रुपये का लोन दे दिया, क्योंकि बाकी LRR वगैरह तो उसका अलग था SBI के पास में। अब ये जो 800 का लोन दिया है, आप खुद सोच के देखो कि जब आप कभी बैंक में लोन लेने जाते हो तो क्या वो आपको कभी कैश देते हैं? कोई बैंक आपको लोन कैश में नहीं देगा। वो क्या करते हैं बैंक वाले, वो आपका एक अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है, वो आपका एक लोन अकाउंट खोल देते हैं और ये आपके 800 रुपये वहीं पर दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह होता क्या है कि अब ये है कि भाई देखो ये 800 रुपये तो वो है जो डिमांड डिपॉजिट था लोगों का, इनके पास जमा था। अब SBI ये देखेगा कि यार मेरे पास पहले के जो पैसे थे वो थे 800 रुपये जो लोगों के डिमांड डिपॉजिट थे, प्लस 800 रुपये उसको अलग से दिखेंगे। ये 800 कहाँ से दिखेंगे? जो कि उसने किसी को लोन दे रखा है, क्योंकि कोई भी कैश में लोन लेता नहीं है। ठीक है, तो उसके अकाउंट में शो करेगा ये। अब 800 प्लस 800 उसके पास टोटल दिखेगा ये 1600 रुपये। तो कुछ इस तरह से वो मनी को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, फिर ये चाहे तो इसको दोबारा से बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो अब ये 1600 रुपये इसके पास अभी हैं, अब दोबारा से LRR देना होगा तो इसका 20% फिर से LRR में अलग रख देंगे। जो पैसा बचा उसको एज अ लोन फिर से यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल है जो कि आज से पहले मतलब इस साल से पहले तक में एग्ज़ाम्स में आता था, पर इस साल के सिलेबस में ये प्रोसेस हटा दिया गया है। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने को नहीं बोल रहा, पर मैंने समझा दिया एक छोटा सा एग्जाम्पल देके, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट ये काम होता कैसे है। इस साल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने इसको बता दिया। अच्छा, जब कोई कमर्शियल बैंक लोन इस तरह दे करके अपने पैसे को बढ़ाता है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा गुना उसको बढ़ा देता है उसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको समझाऊँगा कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो हम देखेंगे कि ये मनी मल्टीप्लायर कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो मनी मल्टीप्लायर का हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 1/LRR। LRR क्या होता है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब देखो अगर मान लो आपको LRR पहले से दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ़ LRR इज 20% देन फाइंड द मनी मल्टीप्लायर। अगर मान लो RBI ने LRR बता दिया भाई 20%, यानी 20% कमर्शियल बैंक को अलग रखना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो बाकी पैसे उसके पास बच गए, जैसे कि हमारे पिछले एग्जाम्पल में 800 बचे थे, तो वो उसको कितना ज़्यादा गुना बढ़ा सकता है। ठीक है, कितना मनी क्रिएट कर सकता है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था भाई 1/LRR। हमने क्या करा, 1 ऐसे ही रखा, LRR 20% था तो नीचे रख दिया। 20% का मतलब क्या होगा भाई, ये तो 0.2 होगा, यानी 20 नीचे 100 ऊपर हो जाएगा। जैसे आप इसको कट करेंगे आपके पास आ जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि अगर LRR 20% हो तो किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा बचा वो उसको 5 टाइम्स यानी 5 गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है, मनी क्रिएट कर सकता है। अब मान लो अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं इफ़ LRR इज़ 40%। मान लो
कि आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने एलआरआर को इंक्रीज कर दिया, उसने 20% से उसको 40% कर दिया। अब मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, अब कोई बैंक अपने जो बचे हुए पैसे हैं उनको कितना गुना ज़्यादा बढ़ा के मनी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला वही रहेगा, यानी हमें सिंपल क्या करना होगा, 1/40%, यानी कि 100/40, इसको आप कट करेंगे आएगा 2.5, यानी कि 2.5 टाइम्स वो और मनी क्रिएट कर सकता है। तो देखो इस एग्जांपल से आप लोग क्या समझे कि अगर आरबीआई एलआरआर को बढ़ा देगा तो इससे जो मनी क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा वो कम हो जाता है। जैसे कि 20% था तो 5 टाइम्स करते थे, अभी अगर 40% हो गया तो 2.5 टाइम्स करें, मतलब कम हो जाएगा। जब भी एलआरआर बढ़ता है मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है, यानी मनी क्रिएशन भी कम हो जाता है। तो ये था मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। इसके आगे अब चलते हैं, हम आरबीआई को समझते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर की कंप्लीट कर दी हैं। अब जो हमारा एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा वो ये बचा कि भाई सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, कैसे काम करता है। मतलब सिंपल सी बात है, हमें सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस को समझना है। ये चीज़ कंप्लीट करते ही आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। देखो अब ये सेंट्रल बैंक में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझना, और ये सारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो हमारा ये आरबीआई है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, ये कब स्टैब्लिश हुआ, कब से ये काम कर रहा है, आपकी सेवा में कब से तत्पर है। तो इसका सिंपल सा आपके पास आंसर है, ये 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 से इंडिया में काम कर रहा है। हाँ, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, ये उससे पहले से है। ठीक है, अब आरबीआई यहाँ से इतने सालों से काम कर रहा है आपके साथ में। अब ये क्या काम करता है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आ गया था भाई, ये प्रिंट करता है। क्या प्रिंट करता है, करेंसी, है ना। ये नोट छापता है, सिंपल सी बात है भाई, ये नोट छापता है, धड़ाधड़ नोट छापता है, जितना चाहे उतना नोट छापता है। लेकिन ध्यान से सोचो ज़रा, अगर करेंसी ये छापता है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, ये कौन बनाता है फिर। जो 1 के, 2 के, 5 के जो आपके सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, ये कौन बनाता है। तो देखो आरबीआई सिर्फ नोट छापता है। ठीक है, करेंसी जो नोट होते हैं ना कागज़ वाले, ये उनको ही छापता है, उन्हीं को बनाता है, कॉइन्स नहीं बनाता। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉइन्स कौन बनाता है, तो उसका आंसर आप लिखेंगे भैया गवर्नमेंट बनाती है हमारी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके कॉइन्स को सारे बनाती है। ठीक है, बाकी जो नोट बचते हैं वो सारा का सारा आरबीआई छापता है। अब बात यह है यार, जब आरबीआई के पास इतनी सारी अथॉरिटीज़ हैं और वो जितना चाहे उतने नोट छाप सकती है, तो यार अगर ये रातों रात नोट छाप कर और इंडिया में सारी पब्लिक में बांट दे तो गरीबी तो दूर हो जाएगी, है कि नहीं है। जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर ये सोचा करता था, यार आरबीआई जहाँ पर ये नोट छापता है, क्यों ना वहाँ से जाके मैं मशीन उठा लाऊँ, किसी भी तरह चोरी करके वो मशीन ले आऊँ और खूब सारे उससे नोट छाप कर बहुत अमीर हो जाऊँ। ठीक है, पर देखो आरबीआई की अपनी कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो अपनी मनमर्जी से कितने भी नोट नहीं छाप सकती। अब सोचो क्यों नहीं छाप सकती, भाई मशीन है छापने के लिए, लगा दे, इंक डाले और छाप ले नोट। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता उसको देखो, समझो। अगर फॉर एग्जांपल आरबीआई ने, मान लो हमने ये मान लिया कि आरबीआई नोट छाप देता है, चलो आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने डिसाइड किया भाई हम इंडिया की पूरी गरीबी दूर कर देंगे और बहुत सारे नोट छापेंगे, तब होगा क्या। सोचो, अगर मान लो लोगों के पास नोट बढ़ा, मतलब उनके पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना, जो सर्कुलेशन में पैसे हैं लोगों के पास वो बढ़ जाएंगे। आज जिस आदमी के पास 10,000 रुपये हैं, मान लो कल उसके पास 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपये हो जाएंगे एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई, नोट ज़्यादा छपे, देश में ज़्यादा पैसे हो गए। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, आप खुद सोच के देखो। जब आपके पास अभी 10,000 रुपये होते हैं तो आप कुछ लिमिटेड चीज़ें ही परचेज करते हो, पर आपकी यही इनकम अगर बढ़ा दी जाए तो फिर आप क्या करेंगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करने लगेंगे, अलग अलग चीज़ों की डिमांड करेंगे। तो सिंपल से इसका मतलब क्या होगा कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर दे गवर्नमेंट, अगर आरबीआई ज़्यादा नोट छाप दे, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सीधी सी बात है। डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी चीज़ों की, पेट्रोल भी ज़्यादा खरीदा जाएगा, बाकी सामान भी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे जाएंगे। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका फाइनल रिजल्ट ये आता है कि चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है। आपने इससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखी होगी कि प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशन होता है वो अपोजिट होता है। मतलब ये कि अगर डिमांड बढ़ जाए, सॉरी
डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही होती है तो उसका प्राइस भी बढ़ने लग जाता है ना। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, पीछे से सप्लाई उतनी तेज नहीं बढ़ पाती, तो उससे क्या होता है, प्राइस बढ़ने लगता है। अब जितनी ज़्यादा चीज़ों की मांग करेंगे उतना उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्राइजेस ऑफ गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज। अब ध्यान से देखो भाई, आरबीआई ने नोट ज़्यादा छापे, आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए, आपने चीज़ों की ज़्यादा मांग करी, ज़्यादा डिमांड करी, चीज़ों का प्राइस बढ़ गया। अब भाई हर चीज़ का अगर प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल आज 100 रुपये लीटर हो गया, कभी 70 भी था, 60 भी था, हर चीज़, सब्जी, आटा, हर चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है। जब चीज़ों का प्राइस बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, महंगाई आ गई, होता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन इंग्लिश में, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर आरबीआई अपनी मर्जी से बहुत सारे नोट छापकर लोगों में बांट देगा तो क्या होगा भैया, महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, लोग ज़्यादा चीज़ों की मांग करने लगेंगे। इसलिए आरबीआई अपनी मर्जी से नोट नहीं छापता। ये पॉइंट आपको माइंड में क्लियर रखना है। अब दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, ये नोट नहीं छापता, पर जब ये नोट छापता है तो क्या अपनी मर्जी से ऐसे ही नोट छाप लेता है या उसके लिए भी कोई प्रोसेस है? तो हाँ, उसके लिए एक प्रोसेस ये होता है कि जब भी आरबीआई नोट छापता है तो उसको पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और जब भी परमिशन लेते हैं तो बदले में कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है। देना ये पड़ता है कि उनको गोल्ड देना पड़ता है। जितने आरबीआई नोट छापना चाहता है अपनी इंडियन गवर्नमेंट को, वो उतना ही गोल्ड देगा या कोई भी फिजिकल कमोडिटी दे देगा। तो आइए नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको उसको समझा देता हूँ। तो देखो, अब हम ये बात करें भाई, आरबीआई नोट छापती है और उसके लिए परमिशन लेती है, और परमिशन लेती है इंडियन गवर्नमेंट से। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं सही से, ठीक है। देखो, लेट सपोज ये है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास आरबीआई, ठीक है। भाई हमारी गवर्नमेंट बड़ी है, आरबीआई उससे छोटा है, नीचे काम करता है। अब आरबीआई ने कहा जी हमें नोट छापना है, परमिशन लेनी है गवर्नमेंट से, तो ये क्या करेगी, यहाँ से अपने पास से इनको गवर्नमेंट को गोल्ड दे देंगे, आरबीआई वाले गोल्ड यहाँ तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तब हमारी जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई को परमिशन देगी, कहेगी ठीक है भाई आप नोट छाप सकते हैं। इसके लिए पूरा एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस होती है चीज़ों की कि कंट्री में कितना पैसा छापना है, कब छापना है, कहाँ कहाँ यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें आरबीआई पहले सही से कर लेता है। उसके बाद डिसाइड करता है कि कितना पैसा छापना है, फिर उतना ही गोल्ड गवर्नमेंट को देता है, तब गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है कि आप हाँ इतने नोट छाप सकते हैं इस साल के अंदर, ठीक है। ये आमतौर पर नॉर्मल केसेस में होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। नॉर्मल केस में तो ये होता है, पर कभी कभी क्या होता है कि कंट्री में इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है। उस इमरजेंसी में आरबीआई गोल्ड नहीं दे पाता, ठीक है, और ऐसे ही नोट छाप लेता है और गवर्नमेंट उनको परमिशन दे भी देती है। तो जब कभी इमरजेंसी में नोट छापे जाते हैं, यानी नॉर्मल केस नहीं होता, उस टाइम पर जितने भी नोट छपते हैं, जितनी भी करेंसी छपती है, हम उसको इमरजेंसी करेंसी बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इमरजेंसी करेंसी ये ऐसी करेंसी होती है जब आरबीआई बदले में गोल्ड नहीं देता या कोई भी फिजिकल कमोडिटी गवर्नमेंट को नहीं देता, और वैसे ही परमिशन लेके नोट छाप देता है इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब इस इमरजेंसी करेंसी को हमारी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में एक अलग नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं फिएट मनी। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो फिएट मनी मतलब क्या है? फिएट मनी सिंपल सा ये इमरजेंसी मनी, आप इसको चाहे तो बोल सकते हैं, इमरजेंसी करेंसी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब बात ये आती है कि चलो भाई यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब आरबीआई में देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके जब आएंगे तो आपके कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें भी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आरबीआई कब जो है इस्टेब्लिश हुआ था, आरबीआई का प्रेजेंट जो गवर्नर है वो कौन है। तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नर है उसका नाम है हमने लिखा हुआ है शांति कांता दास, और ये 12 दिसंबर 2018 से फिलहाल है, ठीक है। तो ये आप नाम ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि आरबीआई कब बना था, उसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है, ये दो चीज़ें आप जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में हो सकता है आपसे ये चीज़ पूछी जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो हमें समझना है वो एक चीज़ ये देख रही है कि चलो ठीक है भाई, आरबीआई जो काम करता है ये इस तरह करता है, हमने देख लिया, ठीक है। अब जो ये एसबीआई में आपसे लास्ट वाली वीडियो में लगातार नाम ले रहा था, ये क्यों ले रहा था, किसी और मैंने बैंक का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया, उसको आपको समझाता हूँ। देखो, आरबीआई
डायरेक्ट पब्लिक के साथ कोई भी डील नहीं करता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के साथ और कमर्शियल बैंक्स के साथ डील करता है। और आरबीआई का एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बैंक है, ठीक है, आरबीआई का एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बैंक है और उसी का नाम है एसबीआई, ठीक है। एसबीआई मतलब आरबीआई के नीचे काम करता है, ये कमर्शियल बैंक है हालांकि, लेकिन ये गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। तो जितने भी आपके पैसे जब कभी जमा होते हैं किसी भी चीज़ के यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट के, तो इसीलिए वो एसबीआई का अकाउंट नंबर आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है भाई ये एसबीआई कब बना था। तो एसबीआई जब आप पे स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1955 में, आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक है। और एसबीआई का नाम पहले एसबीआई भी नहीं था, आपको ये बात भी बता दूँ, एसबीआई का नाम चेंज करके एसबीआई रखा गया है, पर पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें आपने समझ ली यहाँ। अब ये मेन टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट जो हमारा पार्ट बच गया वो है बचा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो इस नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको वो बताऊंगा।